जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अधिकारी वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं दिनेश कुमार आज आपके साथ हिस्ट्री की क्लास को लेकर हाजिर हूँ। और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। किस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियाँ आती हैं, क्या क्या करती हैं, किस कारण से यहाँ से चली जाती हैं या भगाई जाती हैं। इस पूरी कहानी को हम लोग विधिवत तरीके से समझेंगे। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों, वो टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम्म यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखो बच्चों, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर डैन आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। ये तो एक कॉमन सी बात है। लेकिन ये सब आए तो इनके आने का कारण क्या है? अर्थात मैंने आपको अपनी पहली क्लास में कहा था, जीएस पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो वो क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले किन किन सवालों का जवाब लेना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगीज आए, तो पहली चीज़, भाई पुर्तगीज ही क्यों आए? ठीक है। उसके बाद कब आए, उसके बाद कैसे आए, और उसके बाद वो कहाँ आए। आए तो उन्होंने क्या किया, और फिर गए तो उन्होंने क्या दिया, इत्यादि प्रश्नों का जवाब हम लोग लेते हुए चलेंगे। तो इन इस क्रम में भारत में कंपनियों के आगमन के क्रम को समझने से पहले, इन कंपनियों को समझने से पहले हमें एक बार उस पृष्ठभूमि को समझना होगा जहाँ से इन भौगोलिक खोजों का दौर शुरू होता है। आखिर क्यों भौगोलिक खोजों, ये जो मार्ग खोजे जा रहे हैं, कि क्यों ज़रूरत पड़ी? ठीक है। तो आइए एक बार हम उस पृष्ठभूमि का एनालिसिस कर लेते हैं जहाँ से भौगोलिक खोजें आरंभ होती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, देखो
देखो बच्चों, कुछ इस तरह से जो है आपको वर्ल्ड मैप में आकृतियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अब स्पेशली इन भौगोलिक खोजों के आरंभ की जो हम बात करेंगे, तो उसकी शुरुआत होती है आपके यूरोप से। अब यूरोप से जो शुरुआत हो रही है, उसके कारण क्या है? ठीक है, थोड़ा सा नज़र डालेंगे। तो ये यूरोप है, तो यूरोप में एक ये कंट्री है जिसका नाम है इटली। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे। जो हमको विशेष ध्यान देना है जिन पे, तो यहाँ पे एक कंट्री है बेटा, इटली। इटली, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेन है, स्पेन। ठीक है, और इस तरह से आप पुर्तगीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कंट्रियाँ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये जो यूरोप है, और यूरोप में इटली, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, इन्हीं को बस बेहतर तरीके से हमें समझना है। अब उस पृष्ठभूमि पे चलेंगे जहाँ से भौगोलिक खोज करने का हम कह सकते हैं एक दौर शुरू। ठीक है, तो वो क्या है? तो समझो जरा। यहाँ पर ये जो यूरोप है, यूरोप में आपका इस तरह से ये पश्चिम वाला पार्ट है, ओ सॉरी, ये पूरब वाला पार्ट है, और ये पश्चिम वाला पार्ट है। ठीक है, इसको समझना जरा। पश्चिम वाला पार्ट है, तो ये जो पश्चिमी पार्ट आपको दिख रहा है, और स्पेशली आपको इटली भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये कहानी उस समय की है कि 477 एडी, 477 एडी में जर्मनी ने पूरा कब्जा कर लिया था इस पार्ट को। ठीक है, किसने इस पार्ट पे कब्जा कर लिया था? तो जर्मनी ने पूरी तरह से इस पश्चिमी हिस्से पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद देखो, जो आपका पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से पर ऑटोमन तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? ऑटोमन तुर्क। ठीक है, इन लोगों ने अधिकार किया। और कब किया था? लगभग 1000 साल के बाद। ठीक है, मतलब 1453। अब समझो जरा, अर्थात 1453 की वो घटना जिसने बदल दिया पूरा इतिहास। और 1453 से ही आधुनिक इतिहास का आगाज हो जाता है यूरोप में। ठीक है, 1453 में एक ऐसी घटना घटी जिसमें ऐसा परिवर्तन देखने को मिला, जिसने यूरोप के अंदर नई सोच को डेवलप कर दिया। वो क्या घटना है? तो देखो, 1453 में क्या होता है, इस पूर्वी हिस्से पर यूरोप के अधिकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? तो बेटा ऑटोमन तुर्कों के द्वारा। ठीक है, और इसको, इसकी जो राजधानी यहाँ पर हुआ करती थी, उसका नाम था कुस्तुनतुनिया। क्या नाम था? कुस्तुनतुनिया। समझना इस चीज को, कुस्तुनतुनिया ये राजधानी हुआ करती थी, जिस पर अब अधिकार किसका है? तो ऑटोमन तुर्कों का है। अच्छा, इसको यहाँ पर जो है, अब हाँ, वाइजेंटाइन साम्राज्य भी इसको कहा जाता था, जिसकी ये कैपिटल हुआ करती थी आपकी कुस्तुनतुनिया। तो समझना इस चीज को और थोड़ा सा। अब इस पर देखो अधिकार किसका हो गया। अच्छा, कुस्तुनतुनिया एक बेटा बंदरगाह भी है। क्या है? तो एक बंदरगाह भी है, यह एक बंदरगाह है। ठीक है, और कुस्तुनतुनिया वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें, तो एक शहर है सीरिया का, इस्तांबुल। ठीक है, कौन सा शहर है? इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल शहर है, जो उस समय क्या होता था, कुस्तुनतुनिया
नाम से जाना जाता था। अब समझना पूरी कहानी। मतलब 1553 की वो घटना, ठीक है, जिसमें इस पर अधिकार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, मैंने बताया पुर्तगाल, मैंने बताया स्पेन, मैंने बताया इटली, ये वो प्रमुख देश हैं जो सक्षम थे, ठीक है, यूरोप में, जिनके पास क्या थी, एक अलग सोच थी, संसाधन थे, और ये एक अच्छे स्तर के व्यापारी हुआ करते थे। तो देखो क्या है, जब यहाँ पर कुस्तुनतुनिया बंदरगाह पे ऑटोमन साम्राज्य का, ऑटोमन तुर्कों का अधिकार नहीं था, तब पूर्वी हिस्से पे व्यापार करने के लिए इधर से जो भी लोग हैं, चाहे पुर्तगीज हो, चाहे स्पेन हो, और चाहे इटली के लोग हों, सारे लोग इस बंदरगाह का उपयोग करते थे, ठीक है, बड़े आराम से। और यही भारत में भी व्यापार अरब के लोग क्या करते थे, तुर्क के लोग आते थे, समझिए, भारत में भी अरब के व्यापारी थे, तुर्की व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है। मतलब भारत से व्यापार हो रहा है, और भारत से पूरी तरह से जो व्यापार चल रहा है वो किस बंदरगाह के माध्यम से हो रहा है बेटा, कुस्तुनतुनिया बंदरगाह के माध्यम से, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे होता क्या है कि इटली, स्पेन और पुर्तगीज के जो लोग हैं वो भी इस बंदरगाह का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब यहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम होने लगी, प्रॉफिट होने लगा, तो जैसे ही इनकम होती है तो बताते हैं इन लोगों में आपस में तनातुनी हो गई। वजह क्या है? वजह यह है कि देखो, जब इस कुस्तुनतुनिया बंदरगाह पे इन तुर्कियों का अधिकार हो गया तो इन लोगों ने अपने मन से एक टैक्स निर्धारित कर दिया। तो टैक्स निर्धारित करने के बाद जब इनको प्रॉफिट और ज़्यादा होने लगा, तो अब इन लोगों ने कहा कि भाई टैक्स तो आप दे रहे हो, वो बात ठीक है, लेकिन व्यापार करने के जो साधन हैं वो हम देंगे आपको, अर्थात साधन हम देंगे तो हम उसका भाड़ा लेंगे। भाड़ा भी क्या होगा वो हम निर्धारित करेंगे, क्योंकि आपको तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो पुर्तगीज, इटली और स्पेन के लोग थे, इन लोगों ने कभी, ये तो अच्छी बात नहीं है, अगर हमको नुकसान हो जाता, घाटा हो जाता फिर। तो अब ये अरब और तुर्क के लोग कहते हैं जी नहीं, ऐसा नहीं, अगर आपको हमारे इस बंदरगाह का इस्तेमाल करना है और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना है, तो फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। फाइनली इन लोगों ने विचार किया, और विचार करने के बाद बोला कि नहीं, हम व्यापार के लिए अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के बीच में, अर्थात अरब और तुर्कियों के बीच में, और इटली, स्पेन और पुर्तगालियों के बीच में बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी, ध्यान देना, इन लोगों ने कहा कि हम आपको कुस्तुनतुनिया बंदरगाह का प्रयोग नहीं करने देंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे हमारा अधिकार है। ठीक है भाई, मत करने दो, ठीक है, मत करने दीजिए, ठीक है। तो एक तो कारण ये बना कि भाई जब ये रास्ता ही बंद हो गया तो हम नया रास्ता खोजेंगे, जब ये रास्ता बंद हो गया तो हम नया रास्ता खोजेंगे ही। अर्थात तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद उन्होंने व्यापार में इसका इस्तेमाल यूरोप वालों के लिए बंद करवा दिया। तो अब यूरोप वालों के सामने एक मजबूरी हुई कि अगर उन्हें पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना है तो उन्हें अपना मार्ग स्वयं खोजना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अब आगे समझिए। इस बीच क्या होता है, ये जो इटली है, ठीक है, जब यहाँ पर इटली के पूर्व साइड में आप देख रहे हैं कि इसका अधिकार हो जा रहा है, ऑटोमन तुर्कों का हो जा रहा है, तो इधर जितने भी प्रबुद्ध लोग थे, विद्वान लोग थे, आर्टिस्ट लोग थे,
वो सारे लोग पलायन कर गए। क्या कर गए बेटा? पलायन कर गए। और पलायन कहाँ कर गए? तो उन सब का अड्डा हो गया इटली। सबका अड्डा कहाँ हो गया बेटा? इटली। अच्छा, इटली क्यों हो गया? इटली भूमध्य सागर में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश है, समुद्र के चारों समुद्र से घिरा हुआ, यूटी के आकार का है ये। ठीक है। इसको यूरोप का भारत कहते हैं, और यहाँ पे पो नदी है जिसको इटली की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा बेटा। तो देखो क्या होता है, जितने मैंने बताया दार्शनिक थे, विद्वान थे, आर्टिस्ट थे, वो सारे लोग जो है कहाँ जा रहे हैं? इटली जा रहे हैं। अच्छा, इटली में चूंकि संपन्न वर्ग ज़्यादा है, व्यापारी ज़्यादा हैं, और इटली अन्य कंट्रियों के अपेक्षा, जो ये स्पेन और पुर्तगीज़ हैं उनकी अपेक्षा ये अधिक संपन्न भी है। और जहाँ पर संपन्न लोग होते हैं, जहाँ पर बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग बहुत ही धैर्यमान होते हैं, बहुत ही शौकीन होते हैं। किस चीज़ के? किस चीज़ के शौकीन? शौकीन होते हैं वो इन दार्शनिकों के, आर्टिस्टों के, कलाकारों के। ठीक है। तो इस तरह से जो है उन्होंने यहाँ पे शरण दिया, और इन लोगों ने जब यहाँ पर अपना घर बसा लिया, यहाँ रहना शुरू कर दिया, तो देखिए धीरे धीरे क्या होता है, इटली में एक प्रबुद्ध वर्ग का उदय होता है। और एक नई चीज आई। वो नई चीज क्या थी? तो वो नई चीज थी पुनर्जागरण। क्या थी? वो थी पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण। तो ये पुनर्जागरण क्या है? तो देखो, पुनर्जागरण का अर्थ है कि मध्यकाल में लोग सो चुके थे, जो चला आ रहा था उसी पर जी रहे थे, लेकिन आज 1453 के बाद जब एक आधुनिक युग का आरंभ हो रहा है यूरोप में, तो ये लोग फिर से जागे, और जागने के बाद तर्क करना शुरू कर दिया, चीजों को तर्क की कसौटी पे रखने लगे, अर्थात अंधविश्वासी और रूढ़िवादी जीवन को छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। और जब इस तरह की चीजें निकल कर आई, मतलब एक पुनर्जागरण होता है यूरोप में, और पुनर्जागरण वो यूरोप के किस देश में हो रहा है? तो वो हो रहा है इटली में। क्यों हो रहा है वो मैंने आपको बताया। अब जब इटली में यहाँ ये सवाल आता है बेटा, पुनर्जागरण सबसे पहले यूरोप में होता है, यूरोप में के भी किस देश में होता है? तो वो इटली में होता है। पुनर्जागरण होता है, प्रबुद्ध वर्ग का उदय होता है, और प्रबुद्ध वर्ग का जब उदय होता है तो लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया। और जब लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया बेटा, तो फिर एक और नई चीज निकल के आई। वो क्या आई? रिफॉर्मेशन की। अर्थात रिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि धार्मिक चीजें बदल गई। उसमें भी दो मार्ग निकल के आ गए। एक मार्ग वो जो रूढ़िवादी है, ऑर्थोडॉक्स है, जिसको कहा गया कैथोलिक। और एक मार्ग वो जो विरोध कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, अर्थात प्रोटेस्टेंट। तो दो वर्ग बन गए, कैथोलिक और प्रोटेस्ट वर्ग। ठीक है। तो इस तरह से जो है नई नई चीजें निकलकर आनी शुरू हो गई। तो आप यहां तक समझ पा रहे हैं कि भाई कुस्तुनतुनिया बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जाता है, किसके द्वारा? तुर्कों के द्वारा। यही व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। हालांकि एक और व्यापारिक मार्ग हुआ करता था बेटा, लाल सागर का। ठीक है। एक और व्यापारिक मार्ग था लाल सागर का। ठीक है। ये भी व्यापारिक मार्ग था, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता था। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉग वॉग की बहुत दिक्कत हुआ करती थी। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला मार्ग हुआ करता था वो था कुस्तुनतुनिया बंदरगाह। लेकिन कुस्तुनतुनिया बंदरगाह पे अधिकार तुर्कों ने कर लिया, तो इस वजह से यूरोप के अन्य व्यापारियों के बीच इनका मतभेद बढ़ गया, बात नहीं बनी। और उन लोगों ने क्या किया, अब हम अपना मार्ग स्वयं खोजेंगे। क्योंकि इसकी और भी वजह है। उसकी वजह क्या है कि अब नई नई तकनीकियों का उदय हो चुका था यूरोप में।
जैसे कंपास नामक एक यंत्र का उदय होना, वो दिशा सूचक यंत्र था जिसके माध्यम से क्या था कि भौगोलिक मार्गों की खोज की जाती थी। एक व्यक्ति मैकियावेली था जो चाइना पहुंचता है, और चाइना पहुंचने के बाद जो वापस आता है तो वहाँ फिर बताता है कि किस तरह से पूरब के देश विकसित हैं, उनके साथ व्यापार करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दूसरी एक चीज़ वो क्या थी, धर्म प्रचार की, क्योंकि तुर्कों ने जब यहाँ पर आक्रमण करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, तब इन लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो एक धर्म का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा व्यापार, और व्यापार में अत्यधिक लाभ जो कि यहाँ से पहले ये लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो ये जो अभिलाषाएं थी, जो डिजायर्स थी, ये भी भौगोलिक मार्गों की खोज का कारण बनी। तीसरा, मजबूरी, क्योंकि जब इधर का कुस्तुनतुनिया मार्ग बंद हो चुका है तो अब आप अपना मार्ग तो खोजेंगे ही। अर्थात एक धार्मिक कारण हो गया, एक व्यापारिक कारण हो गया, और तीसरा आपको मैंने बताया, आप कह सकते हो मजबूरी भी हो गई। ठीक है, कि आप अपना मार्ग खोजिए। तो इस तरह से जो है नए भौगोलिक मार्गों की खोज का दौर आरंभ हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो क्या है, इसी बीच इटली, स्पेन और पुर्तगाल, जो तीनों मिलकर के व्यापार कर रहे थे, उसमें से सबसे संपन्न इटली के लोग हुआ करते थे। तो पुर्तगाली और स्पेन और इटली के लोग जब आपस में बात कर रहे हैं, बैठे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि भाई आओ हम लोग मिल करके कुछ नया करें, खोजें। तो इटली वाले लोगों ने बोला कि देखो ऐसा है ना, हमको कुछ नया खोजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमको कुछ नया खोजने की ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त है हमारे पास जो भी है, और हम यही व्यापार करेंगे। मतलब स्पेन और पुर्तगाल के लोग, अब आप लोग अपना जानो। ठीक है, पार्टनरशिप हमारी यहीं तक थी, अलग हो गए इटली के लोग। अब पुर्तगीज और स्पेन के बचे। अब ये लोग आपस में विचार करते भाई क्या किया जाए। तो स्पेन वाले कहते हैं देखो भाई, करते हैं कोशिश कुछ। तो अब देखो, समझो जरा यहाँ पर एक चीज और। ठीक है, अब क्या समझना है, इटली जो सबसे संपन्न था, फिर स्पेन और फिर पुर्तगीज। तो स्पेन ने तो इटली ने तो खुद को पुर्तगीज और स्पेन से अलग कर लिया खुद को, बचे कौन, पुर्तगाल और स्पेन के लोग। अब स्पेन और पुर्तगाल भी आपस में बैठ करके विचार करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्पेन का बंदा आया, स्पेन का वो नहीं था, स्पेन ने उसको स्पॉन्सर किया था, वो रहने वाला इटली का था, लेकिन उसको स्पॉन्सर करता है कौन, तो वो करता है स्पेन। और स्पेन ने कहा कि आप हमारे लिए भौगोलिक मार्ग की खोज करिए। और उस व्यक्ति का नाम है बेटा कोलंबस। उस व्यक्ति का नाम क्या है, कोलंबस। ठीक है, क्या नाम है, कोलंबस। ठीक है, तो ये जो कोलंबस है, इसको बेटा स्पॉन्सर कौन कर रहा है, स्पेन कर रहा है, लेकिन ये स्पेन का नहीं है, ये वास्तव में इटली का था। तो अब ये भारत के लिए भौगोलिक मार्ग खोजेगा, निकला अपनी यात्रा पे। चलते चलते कहते हैं जो भी रहा हो सो गए। तो इनको आना कहाँ था, इधर देखिए घूम करके, है ना, लेकिन ये कहाँ पहुंच जाते हैं, ये पहुंच गए अमेरिका। ठीक है, कहाँ पहुंच गए, तो ये पहुंच जा रहे हैं अमेरिका। और अमेरिका में भी ये लोग देखो कहाँ पे पहुंच रहे हैं बेटा, अमेरिका में यहाँ पे आपने देखा होगा कैरिबियन सी है,
और कैरिबियाई कंट्रियां हैं जिनको कहते हैं वेस्ट इंडीज। ठीक है, क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज। अब समझो। तो जैसे ही वो अमेरिका पहुंचता है, आंखें खुली, लैंड देखा, बहुत खुश हो गया, मार्ग मिल गया, और जा करके कहता ओ इंडिया, मैंने इंडिया को खोज लिया। लेकिन पता चला कि आप ईस्ट में नहीं वेस्ट में आ गए, वेस्ट में आ गए। ओ, वेस्ट इंडीज। तो मतलब इसने क्या बोला? वेस्ट इंडीज। लेकिन अब देखो इसकी चालाकी जरा। कोलंबस ने लैंड तो ढूंढ ली, अर्थात इसने अमेरिका की खोज कर ली। इसने तुरंत सूचना भेजी अपने देश में और कहा कि ऐसा है, बड़ी मुश्किल से मार्ग मिला है, बहुत खूबसूरत लैंड मिली है, कंट्रियां मिली है, आइए यहीं से करिए व्यापार। और अब आप जो है ये दोस्ती छोड़ दीजिए, अर्थात स्पेन उनको पुर्तगालियों को मत लाना, छोड़ दो, कह दो भैया अपना तुम ढूंढो जाके। अब समझो। जब ये सूचना मिली पुर्तगालियों को, उनको बोला गया कि भाई अपना देख लो, हमने तो ढूंढ लिया। हमने क्या ढूंढ लिया? हमने ढूंढ लिया भाई व्यापार करने का मार्ग और व्यापार करने की जगह। पुर्तगाली बोले वाह भाई वाह, पहले तो इटली वालों ने धोखा दे दिया और अब तुमने धोखा दे दिया। कोई बात नहीं है, आप दोनों के साथ रह के थोड़ा बहुत तो हम भी सीख गए हैं। अब देखिए एक चीज और मैं बताऊं यहाँ पर, ये जो कंट्रियां हैं पुर्तगीज और स्पेन, यहाँ के जो शासक हैं वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मार्गों की खोज के लिए। क्यों? क्योंकि व्यापार से लाभ बहुत हो चुका है इससे पहले, तो एक वो लालच है। ठीक है, इस वजह से सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो टर्मिनेटेड साबित हो, है ना। तो इतना बड़ा टर्मिनेटर निकले हमारे लिए कि जो है एक ऑलराउंडर का वर्क कर दे, खोज दे सारे रास्ते। तो मतलब सरकार लोगों में उत्साह भर रही है, सपोर्ट कर रही है कि आप लोग नए मार्गों की खोज के बारे में सोचो। तो जब सरकार सपोर्ट कर रही है, शासक सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काम जल्दी होगा। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, इटली ने धोखा दिया, स्पेन ने धोखा दिया, अब पुर्तगीज अपनी दम पे करने के लिए कुछ भी तैयार हो रहे हैं, आपस में विचार करते हैं। तो यहीं पर इनका एक राजकुमार था, इनके देश का एक राजकुमार है जिसका नाम है हेनरी। बहुत शौकीन था वो भौगोलिक खोजों का, नए नए समुद्री रास्तों का। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको हटाते हैं और समझते हैं। तो देखो ये है पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल। और मैंने बोला यहाँ का एक राजकुमार है, राजकुमार, इसका नाम है हेनरी। क्या नाम है? हेनरी। हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, इसका पूरा नाम है हेनरी द नेविगेटर। बहुत शौकीन व्यक्ति है ये। तो ये जो हेनरी द नेविगेटर है बहुत शौकीन है, क्योंकि प्रिंस है, सरकार का सपोर्ट है। तो देखो इसने जो है यहाँ पे, ये अफ्रीका है। ठीक है, तो ये जो हेनरी द नेविगेटर है ये पुर्तगाल से आकर के यहाँ अफ्रीका तक ये आता है। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर जो था उसने अफ्रीकन तट का जो था वो मार्ग खोज लिया था, अर्थात अफ्रीका के तट तक पहुंचने का मार्ग इसने खोज लिया था। किसने खोज लिया था? हेनरी द नेविगेटर ने। और वो यहाँ तक आ चुका था। ठीक है, अब समझो, ये याद रखना बेटा, पूछा भी जाता है। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर ने जो है अफ्रीकन या
अफ्रीका के तटों का मार्ग, मतलब मार्ग खोज लिया, की खोज की। मार्ग की खोज की। अब लेकिन यहीं से ये वापस चला जाता है, यहीं से ये वापस चला गया, लेकिन अब वापस चला गया, पहुंचता है फिर पुर्तगाल। फिर विचार करते हैं भाई पुर्तगाल के लोग, चलो यहाँ तक तो हम पहुंच सकते हैं जहाँ तक हेनरी पहुंच गए, आगे क्या होगा। अब अगला राउंड का बीड़ा कौन उठाएगा, समझ में नहीं आ रहा, बस विचार किए जा रहे हैं। तो इसी बीच समझिए, पुर्तगाल, अफ्रीका, देखो इसी बीच एक व्यक्ति है जिसका नाम है वार्थो लोमियो डियाज। वार्थो लोमियो डियाज, ठीक है, वार्थो लोमियो डियाज। इसने कहा भाई मैं जाऊंगा, क्योंकि कब तक भूखे रहेंगे, व्यापार तो करना ही है, आगे का रास्ता मैं खोजता हूँ। तो देखिए वार्थो लोमो डियाज निकलता है, आ रहा है आ रहा है चलता हुआ, और ये पहुंचा कहाँ, यहाँ। इस जगह को बेटा कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, अर्थात इसको हिंदी में उत्तर मासा द्वीप समूह भी कहते हैं। उत्तर मासा द्वीप समूह, उत्तर मासा द्वीप समूह। लेकिन जब यहाँ पहुंचता है वार्थोलोमो डियाज, अब इसकी भी हिम्मत टूट गई, याद आने लगी परिवार की, बाली बच्चों की, भाई बड़े दिन हो गए यार चले हुए। बड़ा पहली चीज तो लैंड पाके बहुत खुश हुआ, खुश होने के बाद जब पता चला कि भाई भारत तो नहीं है ये, लेकिन भारत न जाने कहाँ है, हिम्मत टूट गई इस बार्तोलोमो डियाज की भी, सताने लगी याद बच्चों की। वापस चला गया भाई ये भी यहाँ से, ठीक है, बार्तोलोमो डियाज भी वापस चला गया पुर्तगाल। अब अब क्या किया जाए, लेकिन एक चीज समझो, यहां तक का रास्ता तो मिल चुका था, पहले अफ्रीकन तट तक का रास्ता इनको मिला, उसके बाद बार्थोलोमो डियाज ने केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता क्लियर कर दिया। अब अगला व्यक्ति कौन है भाई जो ये काम करेगा, समझो जरिया, जब सारे रास्ते ऑप्शन बंद हो जाते हैं तभी रियल हीरो की एंट्री होती है, जो पूरा इतिहास बदल देता है। तो यहाँ पर कहते हैं पुर्तगीज बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो भी जा रहा है वापस चला आ रहा है आधे रास्ते से। लेकिन अब इंतजार खत्म, और अब एंट्री होती है इनके वास्तविक हीरो की, जिसका नाम है वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा। तो भैया वास्को डिगामा ने कहा चलो ठीक है, केप ऑफ गुड होप तक का तो रास्ता पता है तो वहीं तक चलते हैं। तो भैया वास्को डिगामा आ गया कहाँ, केप ऑफ गुड होप,
अब वास्को डिगामा जब केप ऑफ गुड होप पहुंचता है, ठीक है, वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप पहुंचता है, तो इसका भी दिमाग काम करना बंद कर, बहुत समय लग गया था। जुलाई 1497 में ये निकला था। वास्को डिगामा कब निकला था? ये निकला है जुलाई 1497 में, समझना। 1497 में जुलाई के महीने में ये निकल रहा है यात्रा पे, चलते चलते 10 महीने हो गए, नहीं मिली कोई लैंड। कोई लैंड बोले तो हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, यहाँ से बहुत मुनाफा इटली वालों के साथ उठाया था, क्योंकि उनके दिमाग में वही चल रहा था। अब जब ये पहुंचा यहाँ, कहाँ, केप ऑफ गुड होप, तो ये भी बहुत उदास हो चुका था, हताश हो चुका था। तो आपको बताएं, यहाँ पर भी सारी उम्मीदें वास्को डिगामा की टूट थी, और जब सारी उम्मीदें टूटी तो फिर एक नई उम्मीद की किरण जगी, और यहाँ पर एक गुजराती व्यापारी से मुलाकात होती है, किसकी? वास्को डिगामा की। ठीक है, तो यहाँ पर गुजराती व्यापारी, गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था मुल्ला मजीद। ठीक है, मुल्ला मजीद। मुल्ला मजीद से क्या होती है इनकी, या अब्दुल्ला मजीद भी कहते हैं, मुलाकात होती है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, ये स्पेन के और पुर्तगाल के लोग जो थे ना, इटली वालों के साथ रह करके इनको तहजीब बहुत आ गई थी, और फिर यूरोप वाले तहजीब में तो बड़े आ गए थे, मतलब एकदम प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि बहुत, है ना, बड़े व्यापारी हों, और बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत संपन्न कंट्रियों से आ रहे हों, तो ये चीज़ें इनमें बहुत थी, मतलब दिखावा बहुत अच्छा करते थे। तो जैसे ही मुल्ला मजीद की मुलाकात होती है वास्को डिगामा से, तो इसने वास्को डिगामा को देखा, उसकी वेशभूषा देखी, हाय हेलो हुआ कि आप कौन हैं। वास्को डिगामा बोलता है, भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, यूरोप से आया हूँ, कई देशों में मेरा बिजनेस चल रहा है, और अब सोच रहा था इधर का कुछ, आप बताओ कहाँ से आ रहे हो? मैं पूर्व के देश से आ रहा हूँ, भारत मेरे देश का नाम है, आप भी चलिए मेरे देश व्यापार करने के लिए। क्या है तुम्हारे देश में? अरे मेरे देश में बहुत अच्छे अच्छे मसाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, है ना, बड़े अच्छे रेशम का व्यापार होता है, तुर्क अरब के लोग, मिस्र के लोग जबरदस्त व्यापार कर रहे हैं, चलिए आप भी चलो। वो तो चाह ही रहा था ना, मतलब वास्को डिगामा का मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक, है ना, वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक कौन बना? ये मुल्ला मजीद या अब्दुल्ला मजीद। और अब ये वास्को डिगामा चल दिया, और यहाँ पर भारत में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट, कालीकट बंदरगाह। पहुंच गया भाई यहाँ पर। कब पहुंचता है यहाँ तट के पास में? तो पहुंचता है 20 मई 1498। अब समझिए कौन पहुंच रहा है, तो वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। ठीक है, तो वास्को डिगामा जब यहाँ पहुंचता है, तो देखिए वास्को डिगामा को सारी चीजें पता है, क्या, कि वहां पर अरब के लोग व्यापार कर रहे हैं, तुर्क के लोग व्यापार कर रहे हैं, मिस्र के लोग व्यापार कर रहे हैं, और जिनके साथ हमने इससे पहले व्यापार किया हुआ है, इटली के लोगों ने व्यापार किया हुआ है, और उनसे मतभेद भी हैं,
और वो लोग नहीं चाहेंगे कि यूरोप का कोई व्यक्ति यहाँ व्यापार करने आए। तो अगर हम यहाँ पहुँच भी जाएंगे तो एंट्री कैसे करेंगे, व्यापार की परमिशन कैसे लेंगे, व्यापार को आरंभ कैसे करेंगे, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी रास्ते में ही। और इन सब का तोड़ उसने पहले ही निकाल लिया था। उसने एक खाका तैयार कर लिया, एक रणनीति बना दी कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एंट्री करेगा और हिंदुस्तान में व्यापार करेगा। अब देखो, यहाँ पर कालीकट बंदरगाह में एक जो शासक था, उस शासक का नाम अर्थात उसकी उपाधि थी जमोरिन नाम से। किस नाम से थी? जमोरिन। ठीक है, तो जमोरिन यहाँ का क्या है? यहाँ का शासक है। अब समझना जरा, जैसे ही कौन? तुर्क के लोग, तुर्की, मिस्र और अरब, इन व्यापारियों को जैसे ही पता चला कि यूरोप से कोई जहाज आ रहा है यहाँ व्यापार करने के लिए, अर्थात वो तट के नजदीक पहुंच चुका है, तो उन लोगों ने क्या किया? जमोरिन के कान भर दिए। अरे भाई, ये यूरोप वालों को अंदर मत आने देना, व्यापार मत करने देना, ये बहुत बेकार व्यक्ति हैं, हमने भी इनके साथ व्यापार किया, ये पीठ पे छुरा भोंकने वाले लोग हैं, बाई नेचर बहुत बेकार हैं, फलाना ढिमका, तरह तरह से बातें करके जमोरिन के कान भर दिए। जमोरिन बोला अच्छा आने दो, भगा दूंगा यहीं से, जहाज वापस चला जाएगा। और ये सारी कहानी समझ रहा था कौन? वास्को डिगामा। ऐसा ऐसा हो सकता है, तो इसकी वो तैयारी कर चुका था। समझ रहे हैं? तो देखिए क्या होता है, जमोरिन कालीकट बंदरगाह पे 20 मई 1498 को पहुंचता है, तो उसने सीधे एंट्री नहीं की। उसने सबसे पहले एक पत्र लिखा जमोरिन के नाम, आदरणीय जमोरिन जी, मैं यूरोप का बहुत बड़ा व्यापारी आपसे आपके देश में प्रवेश की अनुमति मांगता हूं। आपके देश के साथ कुछ व्यापार करना चाहता हूं, जिसके लिए आप हमारा मार्गदर्शन करिए, हमको अनुमति दीजिए। और साथ ही एक गिफ्ट देता है। जमोरिन के पास वो पत्र पहुंचा और किसी यूरोपीय बिजनेसमैन के द्वारा किसी भारतीय के लिए इतने रिस्पेक्टेबल वर्ड, वो और भारत का आदमी कैसा होता है आप जानते हो, सम्मान के आगे तो अपना सर कटा देगा। भूल गया वो नफरत की बातें जो मिस्र, तुर्की और अरब के लोगों ने भरी थी। कहता है कितना अच्छा इंसान है, झूठ बोल रहे थे ये, वो ऐसा है वो वैसा। अरे ऊपर से जो गिफ्ट देखा, आंखों में आंसू आ गए जमोरिन के। नंगे पैर दौड़ा है, जैसे श्री कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए दौड़ते हैं। अरे आओ आओ, वेलकम टू माय कंट्री, फॉर गुड पर्सन। उस गिफ्ट में क्या था? तो उस गिफ्ट में एक फोटो थी, जो वास्को डिगामा की माँ की फोटो थी। किसकी फोटो थी? वास्को डिगामा की फोटो थी। और वास्को डिगामा ने कूटनीति का सहारा लेते हुए इस फोटो को प्रेम और अच्छा सा करवा के उसके नीचे लिखवा दिया भारत माता। और जब जमोरिन ने उस फोटो को देखा तो इतना इमोशनल हो गया वो, मतलब भारत माता की फोटो लेके चलता है ये तो व्यापारी, दिल का कितना अच्छा है। तो ये सब देखकर जमोरिन इतना खुश हुआ कि स्वयं स्वयं गया वास्को डिगामा को रिसीव करने के लिए इस कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, स्वयं गया रिसीव करने के लिए। तो देखिए केरल के इस कालीकट बंदरगाह पर किस तरह से भव्य स्वागत किया गया वास्को डिगामा का। और जिस वास्को डिगामा के विषय में तुर्की, मिस्र और अरब के लोगों ने क्या कर दिया था, जमोरिन के कान भर दिए थे, और वही जमोरिन क्या कर रहा है? भव्य स्वागत कर रहा है। और ये भव्य स्वागत का नजारा चुभ रहा है मिस्र, तुर्की और अरब के व्यापारियों के दिल में और दिमाग में। तो इस तरह से जो है 1498 में
वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंच गया। तो यहां तक पहुंचने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से आपने देखा कि भौगोलिक खोजों के आरंभ का कारण क्या था। तो हमने देखा कि कैसे ऑटोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था पूर्वी यूरोप पे, और जो कुस्तुनतुनिया बंदरगाह था उस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, और उसी व्यापार उसी बंदरगाह के माध्यम से यूरोप और अरब के व्यापारी जो है हिंदुस्तान के साथ व्यापार करते थे, अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते थे। हालांकि एक और रास्ता था लाल सागर वाला, लेकिन उसका प्रयोग इतना ज्यादा नहीं किया जाता था। लेकिन जब तुर्कों ने उस पर आक्रमण का वो अधिकार कर लिया तो उन्होंने उस मार्ग को बंद कर दिया, और जब उस मार्ग को बंद कर दिया तो फिर अपना रास्ता तो खोजना ही है। दूसरा क्या था, धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारण क्या था कि किस तरह से पूर्वी यूरोप पर कब्जा हो गया तुर्कों का, तो अब ये लोग भी समझने लगे हम लोग भी नए नए देशों की खोज करेंगे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इटली में पुनर्जागरण की घटना हुई, लोग जागृत हो गए, प्रबुद्ध वर्ग का जन्म हुआ। प्रबुद्ध वर्ग का जन्म ये 1453 की जो घटना मैंने आपको बताई थी उसके बाद। और जब प्रबुद्ध वर्ग का जन्म हुआ तो फिर रूढ़िवादिता का अंत हुआ, अंधविश्वास कम होने लगा, नई नई सोच निकलनी शुरू हो गई। तो दो तरह के धार्मिक मार्ग भी निकल के आते हैं। एक रूढ़िवादी मार्ग था जिसको क्या बोला गया, कैथोलिक बोला गया, और उसका विरोध करने वाले वर्ग जिनको प्रोटेस्ट बोला गया। तो वो इस तरह से दो धार्मिक मार्ग भी निकले। तो इस तरह से यूरोप में धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। और आधुनिक भारत की शुरुआत यूरोप में जो है 1453 में से ही मानी जा रही है और हुई। और उसके बाद किस तरह से इटली वालों ने साथ छोड़ा, स्पेन वालों ने भी फिर साथ छोड़ा पुर्तगालियों का, और फिर पुर्तगालियों को खुद ही स्टेप लेना पड़ा और उन्होंने अपने लिए खुद व्यापारिक मार्गों की खोज की। तो कैसे कोलंबस ने जो है किसकी खोज की, अमेरिका की खोज की, जिसको स्पेन वालों ने भेजा था। वही एक और व्यक्ति है मैगलन, ठीक है, मैगलन ने भी जो है कई खोजें की। ब्राजील के नीचे मैगलन जनसंधि भी है, मैगलन स्ट्रेट। अटलांटिक महासागर को पार करता हुआ जैसे ही ये ब्राजील के पश्चिम साइड में पहुंचता है, देखता है वो पैसिफिक, जो जलीय क्षेत्र है वो कितना शांत, क्योंकि वो क्या था, वो था प्रशांत। जो जितना बड़ा होता है उतना ही शांत होता है, तो इसने नाम दिया प्रशांत महासागर। तो इस तरह से भौगोलिक खोजें शुरू हो गई। तो कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, वास्को डिगामा ने भारत को खोजा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल ऐसे भी आता है कि पुर्तगाल पाया केप ऑफ गुड होप टू इंडिया, है ना, या केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत तक जाने वाले मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डिगामे ने की। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, बार्थोलोमो डियाज ने की। अमेरिकन तट की खोज किसने की, तो अमेरिकन तट की खोज हेनरी द नेविगेटर ने कर दी थी। तो इस तरह से भारत में जो है पुर्तगालियों का आगमन शुरू होगा। और पहला पुर्तगाली कौन आया, तो आया वास्को डिगामा। कब चला था, तो वास्को डिगामा 1497 जुलाई 1497 निकलता है, और 20 मई 1498 में कालीकट, ये केरल में पड़ता है, वहां पर पहुंचता है। और किस तरह से यहाँ के शासक जमोरिन ने खुद आगे बढ़कर के इस वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। तो इस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो गया। तो सबसे पहले जो कंपनी आती है वो कौन आती है, वो आती है आपके पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद कौन आएगा भारत में, तो पुर्तगालियों के बाद भारत में आएंगे डच, ठीक है, डच। डच के बाद कौन आएगा, तो अंग्रेज आते हैं। और अंग्रेजों के बाद कौन आएगा, तो डैन या डैनिश आएंगे। और उसके बाद कौन आएगा, तो फ्रांसीसी आएंगे।
तो इतना आप लोग समझ गए कि किस तरह से जो है भौगोलिक मार्गों की खोज करते हुए ये पुर्तगालियों की एक मजबूरी भी थी। ठीक है। और अंततः पुर्तगाली हिंदुस्तान पहुंच गए। अगर ये कोलंबस हिंदुस्तान को खोज लेता तो पुर्तगालियों से पहले कौन पहुंचता? स्पेन के लोग पहुंचते। और अगर इटली के लोग पुर्तगाली और स्पेन वालों का साथ ना छोड़ते तो ये तीनों मिलकर के आने की कोशिश करते, तो संभवतः इटली के लोग सबसे पहले आ सकते थे। तो हम ये समझ गए कि पुर्तगाली ही भारत क्यों आए सबसे पहले। तो उसकी एक पूरी भूमिका तैयार हुई यहाँ पर कि एक ऐसी ऐसा रीजन ही बन गया कि पुर्तगाली ही भारत पहुंचे और कोई पहुंचा ही नहीं। ठीक है, कोलंबस अमेरिका में रुक गया, इटली ने पहले ही साथ छोड़ दिया। ठीक है। इसी तरह से जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई, न्यूजीलैंड की खोज हुई। तो देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करें अमेरिका। अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज, तो अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। कोलंबस ने की। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? ऑस्ट्रेलिया की खोज तस्मान ने की। न्यूजीलैंड की खोज किसने की? न्यूजीलैंड की खोज कैप्टन कुक ने की। ठीक है। भारत की किसने की? तो वास्को डिगामा ने की। तो इस तरह से जो है खोजें हुई। तो अब हिंदुस्तान में कौन आ चुका है? तो वास्को डिगामा आ चुका है, अर्थात पुर्तगाली आ चुके हैं। अब देखो पुर्तगाली जब भारत आते हैं तो क्या क्या करते हैं। ठीक है। देखो भाई समझते हैं। तो भारत में पुर्तगाली, भारत में भारत में पुर्तगाली। ठीक है। तो कौन आया सबसे पहले? 1498, 1498 में वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ आया? कालीकट, बंदरगाह पर। जमोरिन ने स्वागत किया। जमोरिन ने स्वागत किया। ठीक है। तो वास्को डिगामा यहाँ पर पहुँचता है। इसके बाद वास्को डिगामा एक बार हिंदुस्तान फिर से आता है। ठीक है, क्योंकि ये 1499 में वापस चला जाएगा और 1502 में एक बार फिर आएगा। तो मैं यहीं पे नोट डाउन कर देता हूँ। 1502 में पुनः भारत आता है। अब समझो, जो वास्को डिगामा 1498 में यहाँ रहता है और यहाँ से 99 में ये वापस आता है। तो देखिए जब ये वापस आता है तो इसको व्यापार में जानते हो सब कुछ निकाल करके, सारा खर्चा पानी सब निकाल करके इसको जो है 60 गुने का प्रॉफिट होता है। वास्को डिगामा को भारत से कितना प्रॉफिट होता है? 60 गुना का लाभ हुआ। ठीक है। 60 गुना व्यापारिक लाभ हुआ। व्यापारिक लाभ मिला। अब समझो, जब इतना ज्यादा इसको लाभ मिलता है, ठीक है, जब इतना ज्यादा लाभ मिला तो
जब 60 गुना का लाभ हुआ तो वहां की सरकार ने जो है वास्को डिगामा को पुरस्कृत किया, आदर्श माना, और फिर हस्तक्षेप कर दिया इस व्यापार में और कहा कि अब जो भी व्यापारी जाएंगे उनके लिए स्पेशल व्यवस्था मैं हिंदुस्तान में करता हूं, और हिंदुस्तान में फौज भी साथ में भेजूंगा, एक गवर्नर भेज दूंगा, विधिवत तरीके से जो है हम व्यापारियों को सुविधा देंगे और व्यापार को सुगम बनाएंगे। तो कई व्यापारी तैयार हो गए भारत के साथ व्यापार करने के लिए। तो यहां पर अब पुर्तगालियों का जो है अगला कोई व्यक्ति भारत में अगर आता है तो उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज। ठीक है, क्या नाम है? पेड्रो अल्वारेज ग्रेब केब्रल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1500 में पेड्रो अल्वारेज केब्रल। तो ये व्यक्ति आता है। ठीक है, कौन आया? ये आता है जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज। ठीक है, ये भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली हो गया। पहला कौन था? वास्को डिगामा। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, तो सरकार ने अब क्या किया, अब भारत में स्थायी बस्ती बनाने के साथ में एक गवर्नर बना दिया। ठीक है, क्या बनाया? तो इन्होंने एक गवर्नर बना दिया। ठीक है, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्वीडा। फ्रांसिस्को डी अल्वीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है 1505 से 1509 ये इसका कार्यकाल रहेगा। अब ये प्रथम गवर्नर है भारत में, पहला गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत में कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्वीडा आता है। अब देखो फ्रांसिस्को डी अल्वीडा क्या करता है। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्वीडा को जब यहाँ भेजा जाता है तो वहाँ की सरकार ने इनको एक बात बोली कि ऐसा ना फ्रांसिस्को, एक काम करना, तुम हिंदुस्तान तो जा रहे हो, हिंदुस्तान में व्यापार के ऊपर एकाधिकार तो प्राप्त ही करना है, साथ ही साथ हिंद महासागर के ऊपर भी कब्जा कर लो। और हिंद महासागर के ऊपर अगर आपने कब्जा कर लिया तो फिर हम लोग टैक्स बहुत प्राप्त करेंगे, क्योंकि फिर उस महासागर से जितने भी जहाज गुजरेंगे उन सब से हम क्या लेंगे? टैक्स ले, टैक्स। ठीक है, और हमारी परमिशन लेनी होगी अगर हिंद महासागर से किसी को व्यापार करना है तो, क्योंकि तुम जहां जा रहे हो वहां से हिंद महासागर पास में है, अर्थात तुम केरल में जा रहे हो। ठीक है, तो अल्मीडा हिंदुस्तान आता है, उसके दिमाग में यही चल, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और अंततः तीसरी साल इसको सफलता मिल गई और इसने एक पॉलिसी बनाई। ठीक है, वो थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अर्थात 1508 में 1508 में इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति, तो हम क्या कहेंगे? शांत जल नीति लागू की। सवाल भी आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू करने वाला कौन सा गवर्नर है?
क्या नाम है उसका। ठीक है, तो इसने भाई अब क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल नीति लागू कर दी और हिंद महासागर के ऊपर कब्जा कर लिया। अब देखो अब क्या हुआ, ये तो यहाँ पे काम चल रहा था, इसी बीच जो है आपके जो तुर्की, मिस्र और अरब के व्यापारी थे, को खाना हजम नहीं हो रहा था आए दिन, और वो आए दिन एक ही रणनीति बना रहे थे कि किस तरह से इन पुर्तगीजों को हिंदुस्तान से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, क्योंकि एकाधिकार था ना उन लोगों का व्यापार के ऊपर। लेकिन प्रतिद्वंदी आ गया सामने, वो भी इतना खतरनाक। तो इन्होंने क्या किया, तीनों ने आपस में एक गुट बना ली और साथ में गुजरात के व्यापारियों को शामिल कर लिया। ठीक है, किसको शामिल कर लिया, तो गुजरात के व्यापारियों को शामिल कर लिया। और गुजरात के व्यापारियों में गुजरात का जो शासक था महमूद बेगड़ा, ठीक है, क्या नाम था, महमूद बेगड़ा, उसको शामिल कर लेते हैं। और चारों मिलकर के आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के ऊपर। और जब इन्होंने आक्रमण किया तो अल्मीडा का बेटा मार दिया जाता है। ठीक है, अल्मीडा का बेटा इस युद्ध में मारा जाता है। कोई बात नहीं, हार गया अल्मीडा, लेकिन फिर अल्मीडा तैयारी करता है और 1509 में अल्मीडा ने इनकी संयुक्त बेड़ा जो था ना, महमूद बेगड़ा, मिस्र, तुर्की और अरब, इन तीनों ही सेनाओं को क्या किया, हरा दिया। ठीक है, इन तीनों ही सेनाओं को हरा दिया किसने, अल्मीडा ने। बेटे की खोने की जो ज्वाला उसके सीने में दर्द की ना, उसका उसने बदला ले लिया। और इतना करने के बाद उसने अपनी सरकार से गुहार की कि मुझे हिंदुस्तान से बुला लो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। तो इस तरह से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत से वापस बुला लिया गया। और अगला गवर्नर भारत में आता है जिसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर। ठीक है, तो इसके बारे में अल्मीडा ने ये किया। उसके बाद देखो अल्मीडा ने क्या किया। ठीक है, 1509 में 1509 में गुजरात, गुजरात कौन का, महमूद बेगड़ा प्लस तुर्की प्लस तुर्की और मिस्र, सेना को परास्त किया। इतना करने के बाद इसको हिंदुस्तान से वापस बुला लिया गया। तो यहाँ तक याद रखना कि सबसे पहले वास्को डिगामा आता है, वास्को डिगामा के बाद अगला पुर्तगाली कौन आता है, तो वो आता है 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आता है। और उसके बाद पुर्तगाली सरकार ने यहाँ पर व्यवस्था स्थापित कर दी, अर्थात वो अपनी फोर्स रखने लगी। और जहाँ ये लोग रहते थे, व्यापारी रहते थे, उनकी कॉलोनियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ अपना एक गवर्नर भी यहाँ स्थापित कर दिया। और पहला पुर्तगीज गवर्नर जो था 1509 में आया बन करके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1509 तक रहता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसने यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की, अर्थात शांत जल नीति लागू की। और शांत जल नीति का मतलब क्या है, हिंद महासागर के ऊपर इसने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, उसके बाद में 1508 में इसकी एक लड़ाई होती है गुजरात, तुर्की और मिस्र की तीनों सेनाओं के बीच में, जिसमें इसका बेटा मार दिया जाता है। इस घटना से बहुत इसको दुख पहुंचा, लेकिन इसने जो है अगली साल 1509 में एक गुजराती और तुर्की और मिस्र के इस त्रिगुट को हरा दिया। और हराने के बाद ये पुनः अपने देश वापस चला जाता है। और अगला जो गवर्नर आता है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, और जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, यही भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक होगा, जिसको हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, अर्थात अगली क्लास में समझेंगे। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको
सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि वो क्या कारण बना कि पुर्तगालियों को भारत आना पड़ा, वो क्या कारण बना कि भौगोलिक खोजों का दौर आरंभ हुआ, ठीक है, और किस तरह से स्पेन और इटली के लोग ना आकर के भारत में पुर्तगाली आते हैं। मैंने आपको यूरोप से लेकर के भारत तक की सारी घटनाएं सुनाई। 1453 का वो दौर, 1453 की वो घटना याद रखना जिसने यूरोप में आधुनिक इतिहास का आरंभ किया और पुनर्जागरण, एक नई व्यवस्था वहां पर निकल के आई। कहाँ? इटली में निकल के आई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।